हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो कल सीटेट पेपर जो 17 जनवरी 2022 को हुआ था, सीडीपी रिलेटेड, ठीक है। तो उसके सीडीपी में 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे और 15 क्वेश्चन मैंने बोला था नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन मैं आज लेकर आई हूँ। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है, समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है। तो जैसे मैं सबसे पहले बता दूं कि समावेशी मतलब क्या होता है, समावेशी शिक्षा मतलब क्या होता है। तो इसमें बोलता है कि दिव्यांग बच्चे या जिनको ज़्यादा आवश्यकता है उनकी शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ दी जाती है। तो चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों की जरूरतों का पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा देता है। विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा देता है। सेकेंड हमारा है विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित, ध्यान रखना, हतोत्साहित करता है। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अविवादित और समाहित महसूस करते हैं, कुछ ही, ठीक है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर अस्थायी समूहों में बांटा जाता है, उनकी योग्यता के आधार पर। तो चलिए मैं इसको एक एक जो ऑप्शन है उसका आकलन करती हूँ। पहले अपन डी से शुरुआत करते हैं। बोल रहा है विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर अस्थायी समूहों में, जबकि इंक्लूसिव शिक्षा में बोला जाता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चे दोनों को समाहित करके पढ़ाया जाए। ऐसा ना लगे, जिनको ज़्यादा जरूरत है उनको ऐसा ना लगे कि हमें दरकिनार किया जा रहा है, हमें निगलेक्ट किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल अपने आप में ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसने उनकी योग्यता के आधार पर बांटने की बात की गई है, जो बांटना बिल्कुल गलत है। थर्ड नंबर सी है विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवाद और समाहित महसूस करते हैं, जबकि इंक्लूसिव शिक्षा में आपको, इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको सभी बच्चों को समाहित किया जा रहा है, जबकि इसमें क्या बोल रहा है, कुछ ही विद्यार्थियों को समाहित करना है, जो गलत है। हमारा थर्ड बी है विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित, यहाँ पर हतोत्साहित बोला जा रहा है। जो विभिन्न परिवेश से आने वाले बच्चे हैं उनको क्या बोल रहा है, हतोत्साहित किया जा रहा है, जो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये। यहाँ पर बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को, कहने का मतलब कि जिसको जैसी जरूरत है उसके अनुसार से उस आकलन को मौका दिया जाए। सपोज करो कि किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको वैसा भी आपको कुछ क्रिएटिव करना है ताकि उन बच्चों को भी मौका दिया जा सके, ठीक है। अब आई होप आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में, सांस्कृतिक रूप से ध्यान रखें, संस्कृति मतलब होता है विभिन्न परिवेश से आने वाले रीति रिवाज, जिनके अलग हो, चीज़ें बाकी उनके अलग हो, परिवेश उनके अलग हो, यही होता है संस्कृतिक, ठीक है। तो सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसमें से बचना चाहिए? यहाँ पर बोल रहा है बचना चाहिए, यानी कि उस काम को शिक्षक को नहीं करना चाहिए। हम पहला देखते हैं, चर्चा में विविध संस्कृतियों का के उदाहरण लाना। बी, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों के बीच समान और स्वीकृति की संस्कृतियों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बचना चाहिए, यानी कि उस काम को टीचर को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें से बचना है, बाकी सब काम टीचर कर सकता है। तो चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण प्रस्तुत करना, कहने का मतलब सभी बच्चों के परिवेश को शामिल करके पढ़ाया जाए तो सभी बच्चों को मौका मिलेगा एक दूसरे के प्रवृत्ति को जानने के लिए, एक दूसरे के परिवेश को जानने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है, तो ये हो नहीं सकता। सेकेंड हमारा है प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। हमारा थर्ड है प्रभावी संस्कृति के लिए, सेकेंड हमारा है प्रभावित संस्कृति के लिए। चलो ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं।
हमारा सी है विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। ध्यान रखना, यहाँ पर बोल रहा है प्रोत्साहित करना। तो अगर बच्चा अपनी संस्कृति के बारे में अपने विचारों को साझा करता है तो बाकी बच्चों को भी इससे मौका मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। अब उनकी संस्कृति में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, तो अच्छी चीज़ें बताएंगे तो दूसरे के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें होगी, दूसरे जो परिवेश से जो बच्चे आए हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर बोल रहा है बचना चाहिए, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव की बात कर रहा है। ये दोनों पॉजिटिव है। डी है विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, तो ये भी पॉजिटिव थिंग है। इसमें बोल रहा है कि विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति, जिस चीज़ का मान सम्मान मिले, ठीक है, उसकी संस्कृति को बढ़ावा देना, ये भी सही है, लेकिन तो इसलिए नहीं हो सकता है। अब बच गया बी। बी में क्या बोल रहा है, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। प्रभावी संस्कृति नहीं, यहाँ पर सभी संस्कृति की बात हो रही है, तो यही हमारा ऑप्शन है। इससे आपको टीचर को बचना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वाले में भी क्या बोल रहा है, विविध संस्कृतियों के बारे में बात कर रहा है। फिर बोल रहा है सी में हो रहा है कि अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, यह भी सही है। और बीच सम्मान स्वीकृति, विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, मतलब सम्मान सभी के लिए बराबर होते हुए और सभी को मान सम्मान देते हुए स्वीकृति करनी चाहिए, तो ये भी है। तो ये सारे पॉजिटिव है, लेकिन एक नेगेटिव है, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों के अक्षरों और पढ़ने शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अक्षरों को पढ़ने, इस कीवर्ड को आप अंडरलाइन करें, ठीक है। उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है, यानी कि उनमें दिक्कत होती है कहीं ना कहीं। गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, वाचन वैकल्य और गति समन्वय वैकल्य। तो सबसे पहले बोल रहा है गुणज, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया इसका इंग्लिश होता है डिसकैलकुलिया। इसमें बच्चे को बोडोमास पद्धति जैसे होता है, गुणा भाग जोड़ घटाव, बच्चे को करने में दिक्कत आती है, तो ये हो नहीं सकता। लेखन वैकल्य, लेखन वैकल्य यहाँ पर पढ़ने क्वेश्चन में है पढ़ने से, और यहाँ पर है यानी डिस्ग्राफिया की बात कर रहा है, लेखन वैकल्य की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में है पढ़ने से लेकर और ऑप्शन है लिखने से लेकर, तो ये भी नहीं हो सकता। सी हमारा है वाचन वैकल्य, वाचन वैकल्य, डिस्फेजिया, डिस्पेजिया। तो इसमें क्या है ना कि बच्चों को पढ़ने में विकृति होती है, दिक्कत आती है उनको, उसके शब्दों को पढ़ने में, उनकी व्याख्या करने में और शब्दों को समझने में दिक्कत आती है, तो यही हमारा आंसर है। डी है गति समन्वय वैकल्य, कहने का मतलब कि बच्चों को गति करने उसमें समन्वय में स्थापित करने में दिक्कत आती है, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो हमारा सी ऑप्शन है वाचन वैकल्य। यहाँ पर बच्चों को पढ़ने संबंधित ही क्वेश्चन में है, और आंसर भी वही होना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बचने की बात की जा रही है, ठीक है। गतिक दिव्यांगता, गतिक मतलब होता है कि जिनको चलने फिरने में दिक्कत होता है, पैरों से संबंधित बातें हो रही है, यहाँ पर हाथ पैरों से संबंधित बातें हो रही है, गतिक जिसमें गति करना हो, ठीक है। और यहाँ पर समावेशन, ठीक है, समावेशन यानी कि इंक्लूसिव की बात हो रही है, यानी जो सभी को साथ लेकर चलने की बात कर रहा है। तो उसमें बोला किससे बचना चाहिए, बचने यानी कि उस काम को नहीं करना है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना चाहिए। अगर किसी को चलने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को समस्या हो रही है चलने में, और ये वही बता रहा है कि आपको और ऊपरी मंजिल पर देना चाहिए कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं को, तो उनको तो और दिक्कत आएगी, बच्चे कैसे जा पाएंगे, तो उनकी स्टडी कैसे हो पाएगी, तो ये क्या है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। विद्यालय के सभी क्षेत्रों का रैंपों और लिफ्टों में समतल करना चाहिए। इसको छोड़ते हैं, थोड़ा सही लग रहा है, इसको आगे बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, बिल्कुल ये हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन, ठीक है। तो यहाँ पर है
बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन। यहाँ पर बचना चाहिए, तो बचने के क्या होता है, यही आंसर होगा, क्योंकि ऊपरी मंजिल पर हम उन कक्षाओं को करेंगे, पुस्तकालय को तो बच्चे नहीं जा पाएंगे, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा ऑप्शन है। बाकी सारे पॉजिटिव हैं। विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैप और लिफ्टों में समतल, अगर लिफ्ट लगा दिए जाएंगे तो ऐसे बच्चे बिल्कुल पहुंच पाएंगे, वहां पर स्टडी कर पाएंगे, तो ये सही है, यानी पॉजिटिव है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, यानी कि जिस विद्यार्थी को जैसी जरूरत है उसके अनुसार से सामंजस्य या तालमेल बैठाना। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, उस परिस्थिति के साथ सामंजस्य या तालमेल बैठाना। तो विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुसार हम सामंजस्य बैठाएंगे, ये भी पॉजिटिव है। बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना, कहने का मतलब कि जो बच्चे बिल्कुल सामान्य बच्चे हैं, तो जो बच्चे सामान्य हैं तो उनकी व्यवस्था, अगर कक्षा नीचे है और जो बच्चे गतिक दिव्यांगता वाले हैं और उनको ऊपर उनका क्लास है, तो क्या करेंगे, हम एक दूसरे को शिफ्ट कर देंगे, उस व्यवस्था जो बैठने की व्यवस्था है उसमें शिफ्ट कर देंगे। जो बच्चे सामान्य हैं उनको ऊपर भेज दिया जाएगा और जो बच्चे गतिक दिव्यांगता वाले हैं उनको नीचे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन, यानी समय के अनुसार डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, समायोजन कर लेंगे, तो ये भी पॉजिटिव है। हमें नेगेटिव यानी कि बचने की बात कर रहा है, तो ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालय नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको चलने में ऑलरेडी दिक्कत है, तो कैसे पहुंच पाएंगे, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थी को पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। सृजनात्मकता, तो आपने सृजनात्मकता पढ़ा होगा, उसमें किसकी बात करता है, मौलिकता की बात करता है, बच्चों के जिज्ञासा की बात करता है, नवाचारी प्रयोग की बात करता है, अपसारी चिंतन की बात करता है, उच्च चिंतन शक्ति की बात करता है। तो अगर नहीं आपको आता है तो भी, अगर सिर्फ अभिसारी और अपसारी को समझ लेंगे तो आपको सृजनात्मकता वाला क्वेश्चन सही हो सकता है। अपसारी का मतलब होता है ओपन इंडेड। ओपन इंडेड, सपोज करो कि ये है, ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन आपको बाहर की, इसका आंसर बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि ओपन इंडेड है। इसके एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। और क्लोज इंडेड का मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है। तो क्लोज इंडेड क्या है, अभिसारी, अभिसारी है क्लोज इंडेड, यानी कि फैक्ट टू फैक्ट बातें करता है, एक क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। अपसारी चिंतन, अपसारी सोच या अपसारी चिंतन क्या करता है, ओपन इंडेड बात करता है, एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आप उसको लॉजिकली बात कर सकते हैं, आप उस जितनी नवीन चीज़ों का प्रयोग करते हुए और सारे ऑप्शन बना सकते हैं, तो होता है अपसारी। तो अगर आपको नहीं आता है, सिर्फ अपने अभिसारी और अपसारी को भी समझ लिया था, तो आंसर आपका यही सही हो जाता। क्या बोला, विशेषता नहीं है सृजनात्मकता की, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको सारे ऑप्शन पढ़ना है, आंसर आने के बावजूद भी आपको सारे ऑप्शन जरूर पढ़ना है, ठीक है, और एलिमिनेशन जरूर करना है आपको बाकी ऑप्शन का। उच्च क्रम समस्या समाधान, अगर बच्चा उच्च क्रम वाली समस्या का समाधान कर रहा है तो उसमें क्रिएटिविटी बिल्कुल होगी, उसके दिमाग में उथल पुथल मचेगा और एक्स्ट्रा बहुत कुछ सोचेगा, ठीक है। नवाचारी प्रयोग मतलब नए नए नवीनतम, नवीनतम इसकी विशेषताएं हैं सृजनात्मकता की। बच्चा नए नए प्रयोग करके कुछ नया क्रिएटिव लुक देता है, तो भी है पॉजिटिव। जिज्ञासा की परल प्रबल भावना, बच्चे, ऐसे बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, उन्हें लगता है कि और क्या क्या कर दें। जैसे देखा होगा कि जो बच्चे सृजनात्मकता हुए हैं तो उनके पास छोटे से ही समझ में आता है, उनको खिलौना दिया जाता है तो खेलने से ज़्यादा उसको खोल कर देखने को ज़्यादा रुचि होते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है, ये कैसे बना है, ठीक है। तो उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि और क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या पार्ट्स हैं। तो ये सारे पॉजिटिव हैं। और एक है आपका अभिसारी सोच, जो इसकी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है बचना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, स्मृति सहायक विधियां लागू करना, संगठनात्मक चार्ट बनाना, अशब्द शब्द प्रस्तुत करना, मानसिक चित्र का उपयोग करना। तो चलिए आप विश्लेषण करते हैं कि एक ऑप्शन का। यहाँ पर बोल रहा है बचना, सबसे पहले अंडरलाइन करना है कि पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन की प्रकृति को जरूर समझे, ठीक है। स्मृति सहायक विधियां लागू करना, अगर स्मृति सहायक विधियां लागू की गई कि कैसे आपको लंबे समय तक याद रहे, तो ये ऑलरेडी अपने आप में पॉजिटिव है। यहाँ पर बोल रहा है बचने का।
हम स्मृति सहायक विधियाँ लागू करेंगे तो बच्चों को जो स्मरण शक्ति होगी और मजबूत होगी, ना कि कम होगी। ठीक है। संगठनात्मक चार्ट बनाना, हम इकट्ठे रूप से अगर चार्ट बनाते हैं सभी चीज़ को दर्शाते हुए, तो इससे भी जो याददाश्त है आपकी लंबे समय तक रहेगी। असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, जो चीज़ आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, उस चीज़ को प्रस्तुत करके क्या करेंगे? तो बस असंबद्ध वस्तु प्रस्तुत करेंगे तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है, बच्चे के लंबे समय तक याद ही नहीं रहेगा। आपने जो पढ़ाया गया है, आप पूरब चीज़ प्रस्तुत कर रहे हो और पश्चिम से संबंधित आप शब्द प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कहाँ से याद होगा? इसीलिए बच्चों को आपके टॉपिक से रिलेट करके पढ़ाना है, ताकि बच्चे को जो यादाश्त हो, अस्थायी हो सके। बाकी हम फोर्थ पे देख लेते हैं, मानसिक चित्र का उपयोग करना। अगर मानसिक चित्र का उपयोग किया जाएगा तो आपको पता है कि जो चीज़ हम देखते हैं बनाते हुए, तो वो चीज़ अस्थायी होती है। अगर मैं एक उदाहरण देती हूँ, अगर आपने भारत का मैप बनाया, ठीक है, भारत के मैप में सभी जगहों को दर्शाया, अपने राज्यों को, तो ऐसे अगर याद करवाया ना कि ये इधर है, इधर है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ये राज्य है, तो वैसे याद नहीं रहेगा। लेकिन आपने अगर मैप के थ्रू पढ़ाया तो वो चीज़ें अस्थायी बन जाएगी कि हाँ, हमने देखा था इस राज्य को यहाँ दर्शाया गया था, इस राज्य को यहाँ दर्शाया गया था। तो उससे क्या होगा, आपको जो याद होगा, जो यादाश्त होगा, वो लंबे समय तक स्थायी रहेगा। तो ये भी नहीं हो सकता, बस सी यहाँ पर होगा, क्योंकि असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, जो संबंधित ही नहीं है उसको प्रस्तुत करने से भी कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब सीखी जाने वाली सामग्री खाली स्थान हो तो विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं। मतलब चीज़ें, आपकी जो सामग्री है, कंटेंट है, कैसा होना चाहिए जिसे विद्यार्थी जो है बहुत ढंग से सीख पाए, अच्छे तरीके से सीख पाए। पहला ऑप्शन है जटिल और व्यापक, सेकंड है मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, थर्ड है अव्यवस्थित और असंगठित, डी है उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। तो देखते हैं ऑप्शन को की व्याख्या करते हैं। जटिल और व्यापक, अगर कंटेंट आपके जटिल होंगे, कठिनाई स्तर ज़्यादा होगा और व्यापक होंगे, तो क्या बच्चा सीख पाएगा ढंग से? बिल्कुल नहीं। उसको जितना हो सके आपको इजी वे में प्रस्तुत करना है, ना कि जटिल। ये नहीं हो सकता है। हमारा सेकंड है मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, यानी जो बच्चा जिसके जितना ज्ञान है उसे जोड़ते हुए हम सिखाएंगे तो बिल्कुल बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। अव्यवस्थित और असंगठित, चीज़ें अगर कंटेंट ढंग से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत ना हो और असंगठित हो, इकट्ठा तौर पर मौजूद वहाँ पर रखा ना जाए बच्चे के सामने, तो बच्चे बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। उसको पहले अरेंज कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, तब बच्चा सीख पाएगा। ये भी नहीं हो सकता। डी है उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब है कि बच्चा जिस परिवेश से आता है, जिस संस्कृति से आता है, जिस रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है, तो उससे संबंधित बातें आप अगर बताएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। लेकिन अगर उससे भिन्न बताएंगे तो बच्चा ढंग से नहीं सीखेगा, क्योंकि उसके बारे में वो जानता ही नहीं है। जब बच्चे वो जानता ही नहीं है तो कहाँ से सीख पाएगा? तो इसीलिए अगर बच्चे को सिखाना है तो उसका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ी हुई चीज़ें सिखाइए, ना कि भिन्न। तो ये भी गलत है। हमारा आंसर यही है, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, यानी जितना बच्चा जानता है। सपोज करो कि बच्चा 1 2 3 4 तक जानता है, तो हम 5 6 7 आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे उससे जुड़ते हुए, ना कि बिल्कुल ही अपोजिट। अगर बच्चा 4 तक जानता है तो डायरेक्ट हम 10 की बातें करेंगे तो बिल्कुल हाई हो जाएगा, जो बिल्कुल बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो बस यही है कि जो बच्चे के पास ज्ञान है उससे जुड़ी चीज़ें ही चीज़ें बताएं। अगर बच्चे परिवार में रहता है, परिवार से संबंधित बातें बताएंगे तो जल्दी सीख पाएगा। बहुत छोटा बच्चा है, स्कूल अभी गया नहीं है, आप स्कूल के बारे में बता रहे हैं, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसे देखा नहीं है, उसको महसूस नहीं किया है। लेकिन अगर बच्चा परिवार में रहता है, परिवार के बारे में बताएंगे तो बच्चा सीख पाएगा। तो बस यही है कि जो बच्चे का ज्ञान है उससे संबंधित चीज़ें बताएंगे तो बच्चा ढंग से सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? शैक्षणिक उपलब्धियों में विफलता में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है कौन सा कारक? अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं। अनुभवात्मक शिक्षा, जो
कंटेंट बच्चों को अनुभव प्रदान करे तो बच्चा ढंग से सीख पाएगा, बेहतर तरीके से सीख पाएगा, तो उसकी विफलता में योगदान नहीं बल्कि सफलता में योगदान देगा। तो ये हो नहीं सकता। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, यानी बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के संदर्भ से नहीं जुड़ा हुआ है, उस पाठ्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो बच्चा उसको असफलता ही हाथ लगेगी, सफलता हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि प्रसंग से उसका जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमें अगर बच्चे को सिखाना है, बच्चे विफल ना हो, सफल हो जाए, तो उसको हमको प्रासंगिक पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना है, ना कि गैर प्रासंगिक। ठीक है, तो यही आंसर दिख रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समावेशी दर्शन, कहने का मतलब कि बच्चों को ज़रूरत के अनुसार से सभी चीज़ों का समावेश किया जाए, तो ये बिल्कुल सही है। ये सफलता में योगदान देगा, ना कि विफलता में, तो ये भी नहीं हो सकता है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो आजकल की जो शिक्षा है उस विद्यार्थियों के आयु, स्तर, बुद्धि सबको देखकर ही चीज़ें दी जाती है, पढ़ाया जाता है, इसलिए इसको शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र कहते हैं। तो ये भी विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देगा, ना कि विफलता में, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर बोला गया विफलता में योगदान देता है, तो गैर प्रासंगिक, कहने का मतलब कि बच्चे के जो संदर्भ से जुड़ा हुआ ना हो पाठ्यक्रम, तो उसको हम पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चा नहीं सीख पाएगा, और नहीं सीख पाएगा तो असफलता ही हाथ लगेगी, ना कि सफलता। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी कि NCF 2005 की बात की जा रही है। ये है, बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। क्या बोल रहा है, निष्क्रिय प्राप्त करता है। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स आने ही चाहिए। बोला क्या, जरा ध्यान दीजिए। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। क्या टीचर जो कंटेंट देते हैं, सिखाते हैं, तो क्या बच्चा एक्टिवली काम कर नहीं सीखता है? अगर यहाँ पर निष्क्रिय बोला गया है, तो बच्चा यहाँ पर सक्रिय होकर नहीं, निष्क्रिय होकर बात कर रहा है, तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि बच्चे निष्क्रिय नहीं, सक्रिय होकर कार्य करते हैं। ठीक है। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती। क्या बच्चा को अपने ज्ञान को निर्देशित करने की क्षमता नहीं होती? बिल्कुल होती है, ये भी गलत है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। रोट मेमोराइजेशन के लिए बिल्कुल गलत बोला गया है। रटने की बात कभी नहीं की गई है, NCF कभी नहीं करता है। और जहाँ आपके शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा की बातें की जाती है, तो रटने पर बिल्कुल बल नहीं देता है, बल्कि समझने पर बल दिया जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका, यानी कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। NCF के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? यहाँ पर क्या बोल रहा है, बचना चाहिए, यानी कि टीचर को काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बोले संप्रदाय क्या होता है, कॉन्सेप्ट, अवधारणा। ठीक है, उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण, अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप उदाहरण देंगे तो बच्चा ढंग से सीख पाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है बचना, शिक्षक को बचना है, लेकिन यहाँ पर तो करना है। अगर हम संबंधित उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, शिक्षक बिल्कुल ऐसा ही करेगा, ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत करेगा जो कंसेप्ट से रिलेटेड हो। सेकेंड है, उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण। थर्ड देखते हैं, संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण भी देखते हैं, उससे रिलेटेड गैर उदाहरण भी दिया जाता है, ताकि बच्चा कुछ नए सही तरीके से, कुछ ब्रॉड तरीके से सीख पाए बाकी चीज़ों को। उनकी संस्कृति में प्रचलित आदि रूप, यानी कि जो उनकी संस्कृति में जो प्राचीन रूप प्रचलित हैं, जो स्टार्टिंग टाइम आया था, तो भी प्रस्तुत करें। तो नहीं, ये सब टीचर कर सकता है, संस्कृति से प्रचलित आदि रूप प्रस्तुत कर सकता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड गैर उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकता है, संबंधित उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं कर सकता है, असतत उदाहरण, क्योंकि एक टीचर को हमेशा सतत उदाहरण देना चाहिए, लगातार देना चाहिए, ना कि छोड़ कर। ठीक है, तो यही टीचर को काम नहीं करना है, उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण।
क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वयं स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? तो यहाँ पर आंसर होगा अधिसंज्ञान। यहाँ पर आंसर होगा अधिसंज्ञान। तो आइए देखते हैं कि अधिसंज्ञान मतलब क्या होता है। तो अधिसंज्ञान का मतलब होता है आत्म अभिज्ञता। जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ जानने या समझने का प्रयास करता है तो हम उसे अधिसंज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चा स्वयं की ज्ञाता यानी स्वयं को जानने की बात कर रहा है, स्वयं की जागरूकता की बात कर रहा है। तो अधिसंज्ञान बच्चा अपने आप को जानने के यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो बस यही आंसर है आपका अधिसंज्ञान। भ्रांति, भ्रांति का मतलब होता है, यहाँ पर बोला स्वयं की ज्ञाता, तो भ्रांति कैसे हो सकती है? भ्रांति का मतलब होता है उससे संबंधित आपको भ्रम है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। स्मृति सहायक विधि, स्मृति सहायक विधि ये भी नहीं हो सकता है। अभिप्रेरणा यानी कि अपने आप को प्रेरित करने का, ये भी नहीं हो सकता। अधिसंज्ञान यानी कि अपने आप को जानने से संबंधित है अधिसंज्ञान। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समस्या और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? तो नकल हो नहीं सकता। नकल का मतलब होता है कि किसी के फोटो कॉपी किया आपने। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कठिनाई की पहचान की जा रही है, उसके बाद लक्ष्य का निर्धारण किया जा रहा है, संभावित समाधान यानी कि क्या क्या उसके समाधान हो सकते हैं, फिर उसके परिणामों की खोज की जा रही है, उसके बाद कार्य करता है और परिणाम का मूल्यांकन करता है कि जो हमने कार्य किए हैं वो कितना सक्सेस हुआ है, कितना अनसक्सेस हुआ है। तो ये नकल नहीं हो सकता, आरोपण नहीं हो सकता। आरोपण यानी कि अपना दोष दूसरे पर मढ़ना। निष्क्रिय ध्यान, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो बच्चा एक्टिवली काम कर रहा है, तो भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर आंसर होगा समस्या समाधान। कहने का मतलब कि सबसे पहले जो समस्या है उसको पहचान की जाती है, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उस समस्या का क्या क्या समाधान हो सकते हैं, उसके परिणाम के बाद उस पर कार्य करता है और परिणामों का मूल्यांकन करता है कि हम कितने सक्सेस हुए हैं। तो इसका आंसर होगा समस्या समाधान। आरोपण मतलब अपना दोष दूसरे पर करना। नकल यानी कि किसी कॉपी किया। निष्क्रिय ध्यान यानी कि हमने उसके कार्य को सक्रिय रूप से नहीं किया, हमने बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। तो तर्क क्या है? यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक है। गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक है। तो ये दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या बिल्कुल सही कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? ए। पी और आर दोनों सही हैं और आर पी की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। यानी विद्यार्थी बोरियत कब महसूस करेंगे? जब वो खाली बैठेंगे, जब उनको काम नहीं दिया जाएगा तो बोरियत तो महसूस करेंगे उस समय। चलिए ऑप्शन देखते हैं। गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। तो चलिए व्याख्या करते हैं एक एक ऑप्शन का। गतिविधि को महत्व ना दिए जाने पर, अगर कोई कार्य स्कूल में कोई गेम्स वगैरह या कुछ भी करवाया नहीं जा रहा है, बच्चों को पढ़ाई में भी अगर शामिल नहीं किया जा रहा है, कुछ बच्चे एक्टिव होकर कार्य नहीं करते हैं, कुछ गेम्स को कुछ पढ़ाई को शामिल नहीं किया जा रहा है, तो क्या बच्चे वहाँ पर पढ़ पाएंगे? बोरियत ही महसूस करेंगे। क्योंकि बच्चे को जब तक आप शामिल नहीं करेंगे, बच्चा जब तक एक्टिव होकर कार्य नहीं करेगा तो बच्चा बोरियत ही महसूस करेगा। ऑप्शन यही है। बाकी देखते हैं। गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, तो आजकल पता है आपको लोकतांत्रिक शिक्षा विधियों की बात की जाती है जिसमें सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गतिविधि को महत्व दिया जाएगा तो सभी बच्चे लोकतांत्रिक रूप से सभी बच्चे शामिल होंगे सब। तो यहाँ पर क्या होगा? बच्चे बोर नहीं होंगे, सभी को महत्व दिया जाएगा तो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे और बच्चे बिल्कुल बोर नहीं होंगे। तो ये सही है। उन्हें सफलता मिलने पर, अगर बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्हें सफलता मिल रही है तो और वो उत्साहित होंगे कुछ नया करने के लिए, ना कि वो बोर होंगे।
उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर अगर उनको लगता है कि हाँ हम बिल्कुल इस जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम सफल हो जाएंगे, तो उनको आशा होगी कि हाँ बिल्कुल इंतज़ार होगा कि हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चे बोर नहीं होंगे क्योंकि उन्हें इंतज़ार रहेगा, लेकिन गतिविधि को ही महत्व नहीं दिया जाएगा तो फिर यहाँ पर बच्चे बिल्कुल बोर होंगे। तो इसलिए ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 है और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है? उचित नहीं, अनुचित तरीका है प्रतिपुष्टि फीडबैक को प्रेरक रूप में। विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? अनुचित तरीका है। अन्य विद्यार्थियों की तुलना किए बिना अगर हम प्रतिपुष्टि देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चा जिस लेवल का कार्य किया है हमें उसी लेवल की प्रतिपुष्टि फीडबैक देना होता है। विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में कहने का मतलब कि अगर बच्चा है दिया है तो सिर्फ मुंडी और ना हिलाकर, संकेत के द्वारा ना करके बच्चों की व्याख्या करते हुए कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया है, आप और भी अच्छा करेंगे, थोड़ी सी आपको मेहनत की जरूरत है, हम वर्णनात्मक रूप से बच्चे को प्रतिपुष्टि देते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, गतिविधि बच्चा ने जिस तरीके से कार्य किया है उसे संबंधित आप प्रतिपुष्टि देते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना ये नेगेटिव है, तो यही हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगती है? वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनको ज़रूरत है उनके पास पहुंच जाए वीडियो। तो ओके, बाय बाय।